ओके तो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मैं ये सारे वीडियोस में मैं आपको बिजनेस स्टडीज का ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ईच एंड एवरी लाइन पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मतलब इस हद तक मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आ पाओगे। लाइक एक दिन पहले तो नहीं, फिर भी आप कॉमन सेंस और नॉलेज के हिसाब से तो आप लोग अच्छे से लिख के आ पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं ये चैप्टर आज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट के एग्जांपल के हिसाब से कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपके स्कूल या आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। ठीक है, एनुअल फंक्शन हर साल होते हैं, एनुअली होते हैं। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन होने के लिए आप लोग को वहां पे बहुत कुछ काम करना है। लाइक आपको दूसरे स्कूल्स में इनविटेशंस देने जाना होता है कभी कभी एनुअल फंक्शंस के लिए। उनके प्रिंसिपल को काइंडली प्लीज अटेंड आवर एनुअल फंक्शन, है कि नहीं है। आपको वहां पे जो लोग डांसर्स, मतलब कि जो लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वहां पे सिंगर्स एंड डांसर्स, जो लोग स्टूडेंट्स प्रोग्राम करेंगे उन लोग को ट्रेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे स्टेज का सेटअप करना होता है, म्यूजिक बॉक्स का सेटअप करना होता है, लाइटिंग्स का सेटअप करना होता है। उसके बाद आपको वहां पे बैठने का जगह सेटअप करवाना होता है कि कहाँ पे ऑडियंसेस बैठेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स के लिए, हायर ऑफिशियल्स के लिए अलग से सेटअप। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो एक काम को, एक मतलब कोई भी प्रोग्राम को कंक्लूड कराने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होते हैं। अब ऐसे समझिए, मेरे को जिनको इनविटेशन देने जाना हो, मैं क्लास अपने सीनियर स्टूडेंट्स को, मतलब कि फॉर एग्जांपल आई एम द कैप्टन ऑफ द स्कूल या फिर कॉलेज। ओके, सो मैं क्या करूंगा, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा, उसके बाद मैं उनको बोलूंगा कि काम कीजिए, आप लोग के पास बाइक है, आप लोग के पास साइकिल्स है, तो आप लोग ये इनविटेशंस कर लीजिए और जाके दूसरे स्कूल्स में दे के आइए। ठीक है, अच्छे से दीजिएगा, रिस्पेक्टफुली बोल के। ठीक है, तो मैंने एक काम तो उनको दे दिया। दूसरा काम के लिए मैं और एक कमेटी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं ये सिंगर्स और डांसर्स और जो प्रोग्राम करवाएंगे उनको दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने टीचर्स को सिलेक्ट किया कि टीचर्स आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे सिंगिंग और डांसिंग के लिए। ठीक है, फ्रॉम जूनियर, फ्रॉम क्लास 5 टू लेकर क्लास 12 तक का आप लोग ले सकते हो। तो मैंने टीचर्स को ये काम दे दिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अब मैं जिनका अच्छा कॉन्टैक्ट होगा उन लोगों को मैं बोलूंगा कि एक काम कीजिए, आप मेरे को एक कॉन्ट्रैक्टर का नंबर ला के दीजिए जिससे मैं यहाँ पे स्टेज का सेटअप करवा पाऊँ। मैं और एक जन को बोलूंगा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेके आने, जिनके पास चेयर्स एंड टेबल्स होंगे, जिनके पास म्यूजिक बॉक्स होंगे। तो इस तरह से मैं वर्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या क्या आया। इसमें पहले तो मेरे पास आया प्लानिंग। पहले मैंने प्लान किया कि क्या क्या चाहिए। आपको मैंने जैसे बोला, मेरे को ये बैठने के लिए चेयर्स चाहिए, मेरे को म्यूजिक सिस्टम्स चाहिए, म्यूजिक बॉक्सेस चाहिए, मेरे को फिर क्या चाहिए, और मेरे को ये स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, मेरे को इनविटेशन देने के लिए चाहिए, इनविटेशंस चाहिए। तो मैंने पहले प्लानिंग किया। ओके, तो मैनेजमेंट का इससे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। फिर आता है स्टाफिंग, मैंने चूज किया कि किसको क्या काम देना है। सॉरी, फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर मैंने ऑर्गेनाइज किया हर काम को कि पहले कौन सा करना और एंड में कौन सा करना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास वन मंथ है एनुअल फंक्शन में, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं शायद सबसे पहला काम करूं कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट करना। मैं पहले टीचर्स को बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा कि सर मैम आप लोग टीचर्स को सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन करना शुरू कीजिए क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले ये कर दिया। सेकंड मैं काम क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इनविटेशंस दो, क्योंकि इनविटेशंस बहुत पहले देना होता है क्योंकि हायर ऑफिशियल्स लोगों को उतना फ्री टाइम नहीं होता है, सबको पता है ना। तो मैं इनविटेशंस उसके बाद देने जाऊंगा। उसके बाद एंड में लाइक 1 वीक पहले या फिर 2 वीक्स पहले मैं अपना म्यूजिक सिस्टम्स, चेयर्स, टेबल्स इस सब का ऑर्डर प्लेस करूंगा। और फिर 1 वीक पहले मैं वहां पे बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है भाई अब आप स्टेज का सेटअप कर दो। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत कुछ किया। इसमें मैंने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया कि किसको क्या काम करना है, और एंड में मैं इन लोग को डायरेक्ट करूंगा कि किस तरह से काम करना है, और कंट्रोल करूंगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे एक एक चैप्टर है आप लोग के बिजनेस स्टडीज में, मतलब इंडिविजुअली चैप्टर्स है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बोला कि आप लोगों को 2-3 चीज पढ़ना होगा कि पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और तीसरा एफिशिएंटली। तो पहले देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस क्या होता है, एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कि पहले कौन सा करना है। लाइक पहले मैं करूंगा प्लानिंग। ओके, उसके बाद करूंगा क्या, यहां देखिए यानी क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसीलिए क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये फंक्शंस क्या क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सब कुछ आपको हम समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है। तो पहला आता है प्लान करना, फिर आता है काम को ऑर्गेनाइज करना, फिर आता है स्टाफिंग, लोगों को अपॉइंट करनी, कौन क्या करेगा, और अपॉइंट करने के बाद उनको डायरेक्ट करना कि किस तरह से आप लोगों को करना है ये चीज। डायरेक्टिंग में और एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटिंग, ठीक है, कि आप नहीं करना चाहते हो, आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं आपको करना पड़ेगा, इससे रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, छोड़िए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग, उसके बाद एंड में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि आप वो काम सही से कर रहे हो या नहीं। डायरेक्ट तो मैंने कर दिया कि इस तरह से काम करना है, इस तरह से मोटिवेट होकर काम करना आपको, अब आप वो कर रहे हो कि नहीं, और कर रहे हो तो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, ये आता है आपका कंट्रोलिंग में। ओके, तो प्रोसेस क्या है, एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना। सेकंड स्टेप क्या है, उनके पास बाइक्स है या नहीं, साइकिल्स है या नहीं, इनविटेशंस जाने के लिए, ये देखना। थर्ड स्टेप क्या है, इनविटेशंस कार्ड उनको सबको सफिशिएंट मिला है कि नहीं, ये देखना। फोर्थ स्टेप क्या है, उनको ठीक से भेजना और ठीक से लेके आना। और लास्ट में स्टेप क्या है, रिक्विजिशन। अगर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग रिक्विजिशन का पैसा दे तो उन लोगों को दे देना। ओके, तो ये था प्रोसेस का। अब हम लोग समझेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ओके, तो हम आपको प्रोसेस समझा चुके थे, अब देखते हैं इफेक्टिवली का और एफिशिएंटली का। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिवली क्या है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन में बोला है एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है ये देखते हैं। देखिए एक्सक्यूज मी, इफेक्टिवली इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, ठीक है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। ऐसे समझिए, फॉर एन एग्जांपल आपको एक टास्क दिया था कि आपको खाना बनाना है 4 आदमियों के लिए, ठीक है। अब इफेक्टिवली माने आप कितना भी मटेरियल यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो। फॉर एग्जांपल आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है 4 आदमियों के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी वो खाना बना के दो। ओके, टाइम में कितने, फॉर एग्जांपल आपको 1 घंटे का टाइम दिया, 4 आदमियों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना, तो आपको 1 घंटे के अंदर वो चीज 4 आदमियों के लिए बनाना है। चाहे आपको कितना भी पर्सनल लग जाए, कितना भी आदमी लग जाए, कितना भी मनी लग जाए, कितना भी मटेरियल लग जाए, दे डोंट केयर, उनको बना के दो। ठीक है, दिस इज इफेक्टिवली। ओके, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। आप पहले तो इफेक्टिवली ये बोलते हैं कि आप सही काम करोगे और टाइम बाउंड में करेंगे, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट। ओके, कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। ठीक है, पहले बात क्या, ऑन टाइम, टाइम में खत्म करो, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। उसके बाद बोलता है ये इफेक्टिवली, इट इज कंसर्न्ड विद एंड रिजल्ट। इसको सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज। ठीक है, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज, कितना भी पैसा लग जाए, एंड रिजल्ट सही आना चाहिए और टाइम में खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफेक्टिवली मतलब कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals on time, it is concerned with the end result no matter whatever the cost is। ठीक है, हिंदी में आगे मैं रिपीट कर देता हूं, इफेक्टिवली मतलब आप सही काम करो, टाइम के अंदर कंप्लीट करो उस सही काम को, और कितना भी पैसा लग जाए दे डोंट केयर। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं एफिशिएंटली। ठीक है, देखिए इफेक्टिवली में क्या था, टाइम पे खत्म करो और नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज। इफेक्टिवली एफिशिएंटली में ठीक उसका उल्टा है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे। ये क्या था, राइट टास्क था ना, और ये वो क्या बोलता है, वो टास्क को आप राइट वे में कंप्लीट करो। राइट वे में कंप्लीट करना मतलब देखिए, फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को, अगेन आई एम यूजिंग दैट व्हाइट सॉस पास्ता वाला एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाने को दिया 4 आदमियों के लिए। ओके, अभी आपने क्या किया, आप 1 घंटे का टाइम दिया था आप लोगों को, अभी आप पहले 5 मिनट में आपने सारा का सारा सब्जी काट के रख लिया, जल्दी जल्दी करके सब्जी काट के रख लिया। ठीक है, उसके मतलब जितना भी, आई डोंट नो हाउ टू मेक व्हाइट सॉस पास्ता, तो मेरे को पता नहीं है, बट कुछ तो रहता होगा उसमें, प्याज लहसुन कुछ तो रहता होगा। ठीक है, आपने सब कुछ काट के रख लिया, सेग्रीगेट करके रख लिया। फिर आता है मिल्क, मुझे इतना ही पता है कि मिल्क भी लगता है। ठीक है, मिल्क, चीज, ये सब चीज लगता है, और पास्ता। तो उसके बाद आपने एक जगह पे पास्ता बॉईल होने के लिए बैठा दिया। आप जब 5 मिनट में सब्जी काट रहे थे, उसी 5 मिनट में आपने पास्ता बॉईल होने के लिए बैठा दिया। ठीक है, जब तक आपका सब्जी काटना खत्म हुआ, पास्ता बॉईल हो गया। पास्ता निकाला, आप छांक मतलब क्लीन कर लिया, उसको ठंडा कर लिया, उसके बाद आपने मिल्क लिया और बनाना शुरू किया। सब्जी कटा हुआ था, आपने डाल दिया, बन गया 4 आदमियों के लिए एक साथ, है ना। आपने बड़ा कढ़ाई ले लिया, छोटा कढ़ाई में बनाते पहले, ओके, 4 आदमियों के लिए एक एक करके, आप बड़ा कढ़ाई ले लो। तो व्हाट इट इज सेइंग, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे, है ना। अब ऐसा भी तो आप कर सकते थे कि आपने पास्ता बॉईल करने के लिए अलग आदमी रख लिया, आपने सब्जी काटने के लिए अलग आदमी रख लिया,
आप उस सब्जी पास्ता को बॉईल करके धोने के लिए अलग आदमी रख लिया और बनाने के लिए अलग आदमी रख लिया। रख सकते थे ना, 4-4 पर्सन आप रख सकते थे, लेकिन रखे नहीं, आपने सिंगली काम किया। ठीक है, तो वही बोल रहा है विथ मिनिमम कॉस्ट, एक आदमी का कॉस्ट मिनिमम आया, तो इसीलिए विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज आपको दिया गया है उसका अच्छे से यूज कीजिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब अच्छे से यूज होना, यूटिलाइजेशन मतलब यूज होना। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज आपको मिल रहा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। माने एफिशिएंटली मतलब कोई भी काम को एफिशिएंटली करने का मतलब आपको जो रिसोर्सेज दिया गया है उसको आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट देखते हैं, फोकसेस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। देखिए यहां पे मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। ठीक है, तो एफिशिएंटली काम करना मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए और रिसोर्सेज कम चाहिए। आपने 4 आदमियों के लिए पास्ता भी बनाया और आपको 4 आदमी एक्स्ट्रा लगे भी नहीं। ठीक है, 4 शेफ नहीं लगे, आप अकेले बना दिए 4 आदमियों के लिए पास्ता। ओके, तो मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या आता है, रिसोर्सेज या फिर जो इनपुट्स आता है यहाँ पे है मनी है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है और पर्सनल है। तो आपको कम पैसा लगना चाहिए, मतलब कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन, कम मटेरियल में ज्यादा सामान, कम इक्विपमेंट में ज्यादा अच्छे से काम और कम पर्सनल में भी अच्छा खासा काम प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट एफिशिएंटली मींस। ओके, अच्छा एंड लाइन देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद efficient use of resources because reduction in resources leads to higher profit। ऐसे समझिए इसको। फॉर एन एग्जाम्पल आपको 4 पर्सनल रखना पड़ा। ठीक है, आपको 4 पर्सनल रखना पड़ा 4 जन का पास्ता बनाने के लिए। अब चारों डिमांड करेंगे, है कि नहीं, एक्स्ट्रा फीस क्या सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड करेंगे चारों के चारों शेफ। आपने एक पर्सनल रखा 4 आदमियों के लिए पास्ता बनाने के लिए, वो तो अकेला का कम होगा ना, तो मतलब आपने क्या किया, आपने लेस रिसोर्सेज यूज किया और हायर प्रॉफिट जनरेट कर लिया, है ना। वो लोग जो पास्ता खाएंगे वो लोग फॉर एग्जांपल दिया 500 करके 100 करके पास्ता का दिया तो 400 कमाई हुआ, जिसमें से 300 रुपीस आपने जो शेफ था उसको, मतलब जिसमें से 100 रुपीस आपका जो शेफ था उसको दे दिया आपने। ओके, बचा कितना आपके पास, 300 बच गया, तो 300 आपका प्रॉफिट। यही मान लीजिए कि आपके पास 3 शेफ होते 4 आदमियों का पास्ता बनाने के लिए, तो आपको 300 रुपए उन्हीं को देना पड़ता, आपका प्रॉफिट कितना बचता, 100 रुपए। ठीक है, तो यही बोल रहा है मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज रिडक्शन इन रिसोर्सेज लीड्स टू हायर प्रॉफिट। जैसे ही रिडक्शन कम होगा प्रॉफिट हाई हो जाएगा, मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे आप, रिड्यूस कर करके यूज करोगे, प्रॉफिट हाई हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो अगर नहीं समझ में आया तो वापस पीछे कर लीजिए वीडियो, वापस देख लो। तो अब देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली में डिफरेंस। ठीक है, एफिशिएंसी में डिफरेंस। ओके, तो ये तीनों बेसिक ऑफ डिफरेंस है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा वहां पे, अगर मेरा एडवाइस मानो तो अच्छा बात है, लिख के आना है। ठीक है, तो देखिए पहले आते हैं मीनिंग में, ऊपर क्या डिफरेंस है, मीनिंग के ऊपर क्या डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग देखिए, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज। ठीक है, तो मेन लाइन क्या है यहाँ पे, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज, उसको चाहिए आप कंप्लीट करो अपने टास्क को टाइम पे, कॉस्ट आई डोंट केयर। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीटिंग द राइट टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज। अच्छा, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। क्या मिनिमम मतलब कम से कम पैसे में, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम पैसे में और रिसोर्सेज जो आपको मिला है उस कम पैसों में अच्छे से यूज करो उस रिसोर्सेज को। ठीक है, इन कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, किस मैनर में, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर माने मतलब एफिशिएंट माने अच्छे से कम कॉस्ट में। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंट मैनर मतलब कम कॉस्ट में अच्छा। ओके, तो इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ओके, तो मीनिंग में ये डिफरेंस है। सेकंड देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट पाना नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट, और एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव है कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। व्हाट इज दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? आप किसी भी काम को किस तरह से कर सकते हो, पहले इसको एनालाइज करो और फिर देखो कि सबसे कम कॉस्ट में कौन सा हो सकता है उसमें से। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको बोलेगा पास्ता बनाने, व्हाइट सॉस पास्ता, तो आप उसको या तो अकेले बना सकते हो
मतलब जल्दी जल्दी काम करके कि पास्ता चढ़ा दिया इस तरफ, इधर पे सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटना खत्म हो, पास्ता बॉईल हो गया इस तरह से, या फिर आप 3 पर्सन को रख सकते हो हर एक काम के लिए। तो इसमें से सबसे अच्छा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कौन सा आएगा? ऑफ कोर्स नंबर 1 वाला आएगा, है कि नहीं? तो कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डू द राइट टास्क, ठीक है। अच्छा, लास्ट है मेन कंसर्न है डूइंग द राइट टास्क, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस का मेन कंसर्न है कि सही काम कीजिए, और एफिशिएंटली का मेन कंसर्न क्या है? राइट टास्क इन राइट वे, ठीक है। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का मेन कंसर्न क्या है? कि सही काम करो, सही तरीके से करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पास्ता बनाने बोल रहा है, व्हाइट सॉस पास्ता, आप रेड सॉस पास्ता बना दे रहे हो, ओके। तो ये था आपका डिफरेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के में। तो अभी देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है ना, एक ही कॉइन्स के दो साइड है, और दोनों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए। क्यों? देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, मतलब आपको जो काम दिया गया है वो सही टाइम पे कीजिए आप, है कि नहीं? ये है इफेक्टिवनेस का मतलब, ओके। और लेकिन ये अकेला सिर्फ इनफ नहीं है, ठीक है। इट शुड बी कंप्लीटिंग द राइट टास्क इन राइट टाइम इन राइट वे, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपको जो काम दिया गया है वो चीज राइट टाइम में करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो सिर्फ काफी नहीं है, आपको वो चीज सही तरीके से भी करना होगा, उस तरीके से जिसमें आपको कम रिसोर्सेज यूज करना हो और ज्यादा का प्रोडक्शन मिल जाए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, बट इट्स नॉट इनफ, इट शुड बी कंप्लीटिंग द राइट टास्क इन राइट वे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अभी बोला मैंने, वन विदाउट अनदर इज ऑफ नो यूज। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा, एक जो चीज है वो दूसरे के बिना कोई काम का नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इफेक्टिवली काम कर रहा है, एफिशिएंटली नहीं, तो वो अपना प्रॉफिट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, उसका प्रॉफिट्स लेट हो जाएंगे, शायद मार्केट से अपॉर्चुनिटीज चले जाए। लेकिन वहीं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में काम कर रहा है लेकिन एफिशिएंटली नहीं, तो क्या होगा? तब होगा ये कि आपका कुछ रिसोर्सेज आप ज्यादा यूज कर रहे हो, तो रिसोर्सेज जब आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो, और टाइम में खत्म करने के लिए काम, आप रिसोर्सेज ज्यादा जब यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट्स कम आने लगेंगे, ठीक है। तो वन विदाउट अनदर इज ऑफ नो यूज, बोथ ऑफ देम टुगेदर, जब दोनों मिल जाते हैं एक साथ, जब दोनों भाई एक साथ मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा हायर प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स आते हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रो करने लगता है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जब हो, तो उससे क्या होता है? प्रॉफिट्स हाई आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, एक बिना दूसरा किसी काम का नहीं है, ओके। आई होप रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। तो अब देखिए डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले जो डेफिनेशन बताया था मैनेजमेंट का वो थी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो भी एक डेफिनेशन है जो वो मेन डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन मैनेजमेंट या फिर डिफाइन मैनेजमेंट, तो आप इस हिसाब से लिख के आओगे। पहले वो वाला डेफिनेशन लिखोगे आप लोग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन वाला, पहला जो मैंने आपको समझाया था। फिर लिखोगे उसका प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोसेस के बारे में लिखोगे। फिर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो उसी डेफिनेशन में आया उसको डिफाइन करोगे आप, ठीक है। और फिर एंड में लिखोगे आप लोग ये वाला डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो एक पहला तो हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसको हम लोग इसलिए जाना जाते हैं हेनरी फ्योल क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। आपको इसी बुक में एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आप दो जगह प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे, पहला हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ोगे और दूसरा आप लोग पढ़ोगे एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, ठीक है। तो यही तो मेन है, इसीलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में लिख के भी आइएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, गारंटी मैं लेता हूं, ओके। तो हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर का डेफिनेशन देखते हैं। हेनरी फ्योल ने जो थे वो फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चैप्टर 3 या 2 में आपका शायद, नहीं 2 या 3 में होगा आपका शायद ये, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। हेनरी फ्योल ने बोला था मैनेजमेंट को टू मैनेज, टू फोरकास्ट, अच्छा टू मैनेज मतलब संभालना,
टू फोरकास्ट मतलब पहले से जान के रखना क्या होगा। वेदर फोरकास्ट होता है ना, वेदर फोरकास्ट मतलब क्या कल क्या वेदर होने वाला है ये पहले से जान के रखना। तो वही टू फोरकास्ट कि आगे क्या होने वाला है इसको फोरकास्ट करके रखना। ठीक है, ये हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद आता है टू प्लान। ठीक है, क्या होता है उसके बाद टू प्लान, प्लान कीजिए क्या करना है। पहले टू मैनेज कीजिए, पहले आप मैनेज कीजिए हर चीज को। ठीक है, फिर फोरकास्ट कीजिए क्या होने वाला है या क्या करना है, फिर प्लान कीजिए उस काम को कैसे करना है। टू ऑर्गेनाइज, उसके बाद उस काम को करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, माल मटेरियल जितना भी है। ठीक है, उसके बाद होगा टू कमांड, किस तरह से करना है उसको कमांड कीजिए। फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब सबको बोलिए, आप कोऑर्डिनेट करके चलिए, मतलब एक साथ चलिए, ऐसा नहीं कि कोई एक जन अपना काम कर रहा है दूसरा जन अपना काम कर रहा है। टू कोऑर्डिनेट, और लास्ट में आता है टू कंट्रोल, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको देखना सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हेनरी फ्यूएल ने जो डेफिनेशन बोला था पार्ट बाय पार्ट में है, टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ठीक है, अब देखते हैं एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था। अच्छा, आपका ये जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ये आपके हेनरी फ्यूएल ने ही दिया था। ओके, हेनरी फ्यूएल ने ही ये सब को दिया था। अच्छा, अब एफडब्ल्यू टेलर के बारे में देखते हैं। एफडब्ल्यू टेलर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब उन्होंने ये बताया था कि साइंस और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से चला जाता है। ठीक है, वो भी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेगा उनका। ठीक है, देखिए एफडब्ल्यू टेलर, मैंने आपको बता दिया कि क्यों फेमस है। अब देखिए मैनेजमेंट, उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ काम करना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सब कुछ एक साथ काम करना होता है। ऑफ ऑल रिसोर्सेज, क्या चीज क्या ऑल रिसोर्सेज, सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज है सबको कोऑर्डिनेट करके चलना थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विद द थ्रू द प्रोसेस ऑफ कौन सा प्लानिंग करना का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव पाना है, आपका जो गोल है उसको अटेन करने के लिए आप जो करते हो उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप अपने गोल को अटेन करने के लिए क्या क्या काम करते हो, प्लान करते हो ना पहले, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, आप करते हो, आपको नहीं पता है क्या क्या स्टेप होता है बट आप करते हो, हर कोई करता है। खाना बनाने से लेकर आपका सुबह उठ के डेली का काम करने तक में हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो यही बोला गया मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है सारे के सारे रिसोर्सेज का, कैसे प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्ट करके, कंट्रोल करके अपने ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को पाने का। ओके, तो आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा और इन दोनों का डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेनली इन दोनों का। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ें। क्यों पढ़ें, क्योंकि ये हार्डली आपका 3 से 4 या 6 मार्क्स का भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और लिखते वक्त मैं तो ये एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हूं, खुद से बना के लिखा हूं। आपको लिखते वक्त वहां पे इंश्योर करना होगा कि इसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे बोर्ड में फिलहाल 3 ही आता है। इसमें जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको वहां पे ऐसे पूछ सकता है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर राइट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 मार्क्स का देगा तो आप 3 फीचर या 4 फीचर लिख के आओ। ठीक है, अगर उससे ज्यादा का दिया तो उससे ज्यादा फीचर्स लिख के आओ, लेकिन 6 मार्क्स से ज्यादा का नहीं देगा आपको क्वेश्चंस बोर्ड्स में। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछ सकता है, आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हम पूछेगा। प्लस अगर आप लिख रहे हो लाइक पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो आपको वहां इस तरह से लिखना है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिखो, उसके बाद उसको 3 लाइन में डिस्क्राइब कर दो क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, फिर लिखिए मैनेजमेंट इज पर्वेसिव। ठीक है, उसके बाद उसको आप 3 लाइन में वापस डिफाइन कर दो। इस तरह से आपको लिखना होगा वहां पे। ठीक है, मार्क्स पाने के लिए। ओके, ये नहीं कि आप सिर्फ नाम लिख दिया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज पर्वेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ओके, पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, माने आप जो मैनेजमेंट करते हो वो अपना गोल को अचीव करने के लिए करते हो, कोई भी गोल को। ठीक है, मैक्सिमम जो गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो होता है प्रॉफिट मेकिंग होता है उनका गोल। तो आप मैनेजमेंट क्यों करते हो, प्रॉफिट बनाने के लिए करते हो या प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपका फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, तो आप वो मैनेज करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप अपना।
ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स बढ़ाना, तो आप क्या करोगे, सेल्स मतलब डिस्काउंट लगा दोगे तो सेल्स बढ़ जाएगा, है ना, सामान पे डिस्काउंट लगाने से सेल्स यूजुअली बढ़ जाता है। ओके, तो ये होता है, ये मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि आप मैनेज करते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके, सेकंड होता है मैनेजमेंट इज पर्वेसिव। पर्वेसिव मतलब हर जगह यूज होने वाला, पर्वेसिव मतलब इन ऑल एनवायरनमेंट, इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, तो देखिए, परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। ठीक है, पहला बात तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, बड़ा छोटा, एनीवन। ठीक है, से उसके बाद ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल, सारे के सारे डिपार्टमेंट के पे सारे के सारे लेवल्स में। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल्स मतलब देयर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ये लास्ट ये थर्ड लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हर एक मैनेजमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल्स पे ओके आपको मैनेजमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, कि बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, घर हो, द्वार हो, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट लगेगा आपका। ठीक है, एवरी एनवायरनमेंट में। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब तीन चीज का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमेशा। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप क्या काम कर रहे हो, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है मैं वहां से समझाता हूं आपको। ठीक है, देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल्स, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आपके, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, यही है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है, तो स्कूल का काम क्या है, वर्क क्या है स्कूल का, एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर वो एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही है स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कर रही है, वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ठीक से नहीं कर पा रही है। ठीक है, हॉस्पिटल का काम क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना। अगर वो ठीक से पेशेंट्स को ट्रीट ही नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पा रही, तो उनको किस में सुधार करना होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में सुधार करना होगा। ठीक है, फिर आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, संभालना, लोगों को संभालना। लोगों का संभालना मतलब ऐसा नहीं कि संभालो यार, मतलब गिर गिर गए तो संभालना, हाँ उसमें भी संभालना है। उनके पर्सनल हेल्थ को देखना, उनके पर्सनल सेटिस्फैक्शन को देखना, उनके पर्सनल नीड्स को देखना। ठीक है, उनका छुट्टी का नीड्स, उनका एवरीथिंग को नीड्स को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखिए, आपके जो बुक में लिखा हुआ है वो है पीपल रिफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। ठीक है, तो यहाँ जो पीपल जो है ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे जो पीपल लिखा है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट मींस ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का जरूरत इसीलिए है क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ दोज ह्यूमन रिसोर्सेज कि आप अपना काम, अपना टास्क अकम्प्लिश कर पा रहे हो। ठीक है, कितना भी एआई, कितना भी मशीन्स लगा लो, बट ह्यूमंस के बिना टास्क अकम्प्लिश नहीं होगा, तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैनेजिंग पीपल हैव टू डायमेंशंस। अगेन पीपल को मैनेज करने के लिए दो चीज को उनका मैनेज करना पड़ेगा, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल नीड एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। एक तो पहला इंडिविजुअल नीड्स एम्प्लॉय का, आपको उसको टेक केयर करना होगा। ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल सैलरी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नीड, घर, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये सब एक इंडिविजुअल का नीड, ये इंडिविजुअल का नीड होता है। ओके, तो ये सब का टेक केयर करो। उसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल का नीड्स। ठीक है, एक ग्रुप क्या चाहिए, नहीं तो वो लोग तो हड़ताल कर देंगे ना ग्रुप मिलके। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल का नीड, उसका टेक केयर करो। ठीक है, और लास्ट में आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यहाँ पे मतलब कौन क्या काम कितने देर में और किस तरह से करेगा, इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए, ऑपरेशंस रेफर टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ मिक्स करके चलना। ओके, तो हाँ, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, क्या काम करना है, किस तरह से वो काम करना, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट, और वो काम कौन करेगा। ओके, तो आई होप ये तीन आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने अगर एक काम को शुरू किया है तो जब तक आप उसको खत्म नहीं कर लोगे, वो आप मैनेजमेंट नहीं रोक सकते हो। आप पहले प्लानिंग करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे।
ठीक है, सॉरी, पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग करोगे, और एंड में कंट्रोलिंग करते करते एक नया काम, जब वो काम खत्म होगा तो एक नया काम आ जाएगा वापस। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, वही जो मैंने अभी बोला, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअसली परफॉर्म होगा। जैसे कि आपने काम प्लान करके आपने काम करना शुरू किया, और शुरू करते ही मान लीजिए मार्केट में कुछ चेंजेस आ गए, तो आपको वापस प्लान करना पड़ा। ठीक है, और एंड तक काम पहुंचते पहुंचते आप वो कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल करते करते जैसे ही वो काम खत्म हुआ, एक नया काम आ गया, वापस प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो वो जो है एक नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? ठीक है, एक काम को मैनेज करने के लिए एक पूरा ग्रुप बैठता है। लाइक प्लानिंग के लिए आप अकेला मिलकर प्लान नहीं कर सकते कोई चीज, आपको एक पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए उसके लिए। ठीक है, प्लानिंग के लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाया जाता है, एक अलग से कमिटी बनाया जाता है प्लानिंग के लिए कभी कभी। ठीक है, तो प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो वही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए किसी भी काम को मैनेज करने के लिए पूरा ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। जैसे मैंने आपको याद कीजिए वीडियो को शुरुआत में बताया था एनुअल फंक्शंस के बारे में, उसमें मैंने पूरा ग्रुप ऑफ पीपल लिया था ना, इंक्लूडिंग मी, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल और कॉलेज, है कि नहीं है? तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। अच्छा, डायनेमिक फंक्शन मतलब टाइम टू टाइम चेंज होने वाले चीजों को डायनेमिक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनी जो है वो डायनेमिक है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि वो मेरा टाइम फ्रेम कभी होता ही नहीं है, कभी हो जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो वो डायनेमिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए, इट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ प्लान किया कुछ मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, और फॉरेन में एक्सपोर्ट करने का। अभी हम लोग का जो डोनाल्ड ट्रम्प भैया जो है उन्होंने 25% टैरिफ मार दिया है इंडिया पे। ओके, तो अब जो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे वहां पे, ओके, वो हम लोग शायद ना कर पाए। ओके, तो यही प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में कि डायनेमिक होता है। ओके, आप जो करना चाहते हो वो शायद किसी फॉरेन पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ना कर पाओ, और आपको फिर प्लानिंग से शुरू करना पड़े, प्लानिंग चेंज करना पड़े, ऑर्गेनाइजिंग चेंज करना पड़े, स्टाफिंग के लिए भी चेंज करना पड़े। ठीक है, तो ये डायनेमिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम चेंज करना होता है आपको। ऐसा भी है, कुछ प्लान्स ऐसे भी होते हैं जो कि एकदम कांस्टेंट होते हैं, एकदम रिजिड प्लान्स होते हैं जो कि आपका हर एक काम में चलेगा आपका, और कुछ प्लान्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, नया प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। फिर आता है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। आपको कभी दिखा है कुछ चीज मैनेज होते, आपको दिखता है कि वो चीज मैनेज हो रहा है, आप देख पाते हो, मतलब छू पाते हो उसको, आपको फील होता है कि हाँ काम अच्छे से मैनेज हो रहा है। ठीक है, आपने एनुअल फंक्शन अच्छे से मैनेज कर लिया, प्रिंसिपल आपका आके पीठ थपथपा दिया, वेरी गुड, अच्छा मैनेज किया आपने। क्यों? क्योंकि उनको दिखा कि अच्छे से काम हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल, आप उसको नहीं छुपाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। ठीक है, बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। वो आप देख नहीं सकते हो लेकिन उसका प्रेजेंस आपको फील हो सकता है, तो वो एक इनटेंजिबल फोर्स है, एक फीलिंग है। ओके, जैसे प्यार एक फीलिंग है, जैसे नफरत एक फीलिंग है, क्या ही बोलेंगे प्यार के बारे में। एनीवेज, तो मैनेजमेंट है इंटेंजिबल फोर्स। ओके, तो आई होप इतना सा आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इस वीडियो के लिए, ये पार्ट 1 का वीडियो है, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही आपको समझाता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग फिर पढ़ नहीं पाओगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो इटसेल्फ दिस वन, कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप ये चीज अच्छे से पढ़ेंगे, थोरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग जो पढ़ेंगे वो होता है आप ये MCQs and case studies, like management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources and minimum cost. Identify the two related concept of management. कौन सा है? efficiently and effectively and efficiency है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ोगे, केस स्टडीज आप ठीक से पढ़ोगे उसमें, और क्या पढ़ोगे आप लोग? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस पढ़ोगे आप लोग, हेनरी फ्योल और FW टेलर का आप लोग ये पढ़ोगे, डेफिनेशंस पढ़ोगे जो उन लोगों ने दिया मैनेजमेंट का। उसके बाद आप लोग मैनेजमेंट का डेफिनेशन बाय हार्ट मतलब
अच्छे से याद करोगे, आप प्रोसेस को के बारे में पढ़ेंगे, आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप लोग ये पढ़ोगे कैसे लिखना है आप लोगों को, पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखो, प्रोसेस के बारे में लिखो, इफेक्टिवनेस के बारे में लिखो, एफिशिएंसी के बारे में लिखो, और इन द एंड हेनरी फ्यूल के बारे में लिख दो। अगर आपको ये पूछेगा मैनेजमेंट, हाँ आपको ये भी पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपका क्या होगा, रिलेशनशिप का मैंने जो बताया आप वो लिख के आ सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको जो अच्छे से सबसे अच्छे से पढ़ना हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये हर साल आता है, या मतलब मोस्ट ऑफ द इयर्स में आया है ये, ओके। चलिए तो फिर आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।